हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। आज से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 स्टार्ट करेंगे और नियर अबाउट 15 डेज के अंदर अंदर पूरी बुक खत्म कर देंगे। 15 डेज में पूरी याद करवा के, ये नहीं है कि बस टाइम पास, ठीक है, बट आप लोगों को ये सारी वीडियो रेगुलर देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है सबसे पहले 9 चैप्टर करेंगे, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो 9 चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या आता है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हमारे आसपास की चीज है वो सारी हमारी एनवायरमेंट होती है, ठीक है। तो एनवायरमेंट हमारा क्या है कि एनवायरमेंट सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, आसपास की सारी बाहर की चीजों को मिलाकर हमारा एनवायरमेंट बनता है। तो सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, तो सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड अस, जो हमारे आसपास है, सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट, जिसके अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, एक तो बायोटिक एलिमेंट्स और एक अबायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हमारी दो चीजें आती है एनवायरमेंट में, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कौन सी होती है हमारी? इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट्स। लिविंग एलिमेंट्स तो आप लोगों को पता ही होगा, लाइक जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे होते हैं बायोटिक। और अबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है हमारा? सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड अस। सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट। इसके अंदर दो चीजें लिखनी है आपको, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में हमारा क्या आता है? सारे लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा। और अबायोटिक एनिमल्स में आप लिखोगे, अबायोटिक एलिमेंट्स में आता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया हमारा एनवायरमेंट का मीनिंग। अब दोस्तों अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ द एनवायरमेंट। फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट हमारा क्या होता है? सार, सार या सारा, जो मर्जी कर लो। एस से क्या आता है दोस्तों? सस्टेन्स लाइफ। एस से क्या आता है? एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। सस्टेन लाइफ, देखो हमारी लाइफ जो सस्टेन करती है वो क्या है? एनवायरमेंट के कारण, क्योंकि एनवायरमेंट के थ्रू ही हमें एयर मिलती है, वाटर मिलती है, हर एक चीज हमें जो अवेलेबल होती है वो हमारे जो एनवायरमेंट से होती है। तो ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट जो है सस्टेन्स लाइफ, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, सम बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ दैट इज सोइल, वाटर, एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ये क्या हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। सो एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें एनवायरमेंट से मिलता है, जिसके कारण यहां पे लाइफ जो है सस्टेन करती है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट हमारा एस से क्या आता है? सस्टेन लाइफ। फर्स्ट हमारा क्या आता है? एस से सस्टेन लाइफ। सेकंड हमारा क्या आता है? ए से क्या आता है? एसिमिलेट वेस्ट। हम जब भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि वेस्ट जनरेट होता है। जब भी हम कोई प्रोडक्शन या कंजम्पशन करते हैं तो उसमें से क्या है? वेस्ट जनरेट होता है। तो वो जो वेस्ट जनरेट होता है वो जो है हमारा एनवायरमेंट ये जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो एसिमिलेट करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है या एसिमिलेट करता है। तो ए से आता है एसिमिलेट वेस्ट। ए से क्या आता है? एसिमिलेट वेस्ट। तो इसमें क्या है? एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज। अभी मैंने बताया प्रोडक्शन और कंजम्पशन करते टाइम क्या जनरेट होता है? वेस्ट जनरेट होता है। तो जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फर्स्ट क्या आता है? इससे सस्टेन लाइफ। ए से क्या आता है? एसिमिलेट वेस्ट। थर्ड क्या आता है हमारा? ए से क्या आता है? एस्थेटिक सर्विसेज। अब ये एस्थेटिक सर्विसेज क्या होती है? एस्थेटिक सर्विसेज होती है लाइक जैसे आप जो है पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां का जो है व्यू देखने के लिए, ठीक है। और वहां का व्यू जो मिल रहा है, जैसे झरने हो गए, पहाड़ हो गए, ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही है? हमें नेचर से मिल रही है, एनवायरमेंट से मिल रही है, ठीक है। तो एस्थेटिक सर्विसेज एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड होता है लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। तो पीपल क्या एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। वो क्या है कि इस ब्यूटी को क्या एंजॉय करते हैं, और वो ब्यूटी हमें कहां से मिलती है? एनवायरमेंट से। तो फर्स्ट क्या था? इससे सस्टेन लाइफ। ए से क्या था? एसिमिलेट वेस्ट। थर्ड ए से हमारा क्या है? एस्थेटिक सर्विसेज। ए से क्या है? एस्थेटिक सर्विसेज। लास्ट हमारा आर से क्या आता है? सार था, SAAR। तो आर से क्या आता है हमारा? रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की नीड होती है, जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहां से मिलते हैं? हमें एनवायरमेंट से।
प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? एनवायरमेंट से। तो प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, एनवायरमेंट सप्लाई करता है हमें दो टाइप के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल उसको एक ही बार, जैसे कोई भी जैसे ऑयल हो गया, कुछ हो गया, एक ही बार यूज करके जो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम, वो क्या है कि हमारा नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आता है? हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। रिन्यूएबल वो होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, शुरू से करते हैं। सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट का मीनिंग किया, एनवायरनमेंट के मीनिंग के बाद उसके फंक्शंस कर रहे थे। फंक्शंस में क्या आता है? हमारा सार या सारा। एस से क्या आता है? एस से क्या आता है? सस्टेन्स लाइफ। ए से क्या आता है? एसिमुलेट वेस्ट। दूसरे ए से क्या आता है? दूसरे ए से क्या आता है? एस्थेटिक सर्विसेज। और लास्ट आर से क्या आता है? रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। क्या आता है? रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। तो ये था हमारा जो है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। हम करते हैं, अब आपको एक मेन चीज समझने वाली है, कैरिंग कैपेसिटी। हमारे एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि दोस्तों, अब हमारे जो रिसोर्सेज जो रीजनरेट होते हैं, रिसोर्सेज जो हमारे बनते हैं, ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखना। एक तो रिसोर्सेज जो हमारे बनते हैं उसका यूज, रिसोर्सेज का यूज जो है उसके बनने से जो है कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का यूज कम करो और रीजनरेट हो ज्यादा हो। ठीक है, मतलब वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, मतलब जितने हम उसको यूज करें उससे ज्यादा रीजनरेट होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वेस्टेज, जो भी हमारे यहां वेस्ट होती है वो कितनी होनी चाहिए? जितनी हमारा एनवायरनमेंट जो है एसिमुलेट कर सके, ऑब्जर्व कर सके। दो चीजें हैं दोस्तों, पहली क्या बताई है मैंने? रिसोर्सेज का जो रीजनरेशन है वो उसके यूज से ज्यादा होना। दूसरी बात, वेस्टेज जो हमारी जो निकलती है, ठीक है, जो वेस्टेज है, वेस्टेज क्या है कि वो कम होनी चाहिए, और जो हमारा एनवायरनमेंट है एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट आते हैं हमारे। फर्स्ट क्या था? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज टू थिंग्स, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मतलब रिसोर्सेज का यूज, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन दैट इज रिसोर्सेज का यूज। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो, बिलो मतलब कम होना, तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए? बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। रीजनरेशन से जो है वो क्या है? कम होना चाहिए। और दूसरी बात, जनरेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का जो जनरेशन है should be remain within the absorption capacity of the environment, वो हमारे एनवायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में होना। दो चीजें बताई है कैरिंग कैपेसिटी में दोस्तों, क्या थी? फर्स्ट क्या था कि रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, जो रिसोर्सेज का यूज है वो क्या बिलो होना चाहिए? किससे? रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन से। किससे? रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन से। दूसरी बात क्या है कि वेस्ट का जो जनरेशन है, वेस्ट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। ज्यादातर एग्जाम में आता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि फर्स्ट क्या, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन जो है शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, और दूसरा क्या है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट वो क्या है? विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट उसको जो एब्जॉर्ब कर सके उतना ही वेस्ट जनरेट करना। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों चीजों को उल्टा कर देते हैं, वो आ जाता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। अभी तक हमने पढ़ा कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, अब वो पूछ लेते हैं व्हाट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है? इसको उल्टा कर दो, जब रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन मतलब रिसोर्सेज का यूज ज्यादा हो रहा है उसके रीजनरेशन से, या फिर वेस्ट का जनरेशन ज्यादा हो रहा है उसके एब्जॉर्प्शन से। इन दोनों चीजों को जब हम उल्टा ऑपोजिट लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस। ध्यान से सुने, तो अब रिसोर्स देखो, दो चीजें बताई थी कैरिंग कैपेसिटी में, एक तो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शुड रिमेन बिलो दी रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। और दूसरी बात क्या बताई थी कि वेस्टेज जो जनरेट होती है शुड क्या होनी चाहिए? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, वो जो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में होनी चाहिए। जब हम इसको अपोजिट कर देंगे, अपोजिट का क्या मतलब है कि जब रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन क्या है? बिलो नहीं है, वो एक्सेस हो रही है उसके रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन से, और जो वेस्ट का जनरेशन है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर नहीं है, वो बाहर है, मतलब कि वेस्ट का जनरेशन जो है ज्यादा हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बाद जो है हमने क्या पढ़ा? फंक्शंस। फंक्शंस में क्या था? सार, एस से सस्टेन लाइफ, ए से
एसिमुलेट वेस्ट, दूसरे ए से एस्थेटिक सर्विसेज और आर से रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। उसके बाद हमने किया कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो क्या है कि हमारा रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, और दूसरा क्या है हमारा कि वेस्ट का जो जनरेशन है वो जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। फिर हमने कर लिया एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है? इसको उल्टा कर दो आप, जब जो अब हमारे रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन है वो क्या है, उसके रीजनरेशन से ज्यादा है, या फिर वेस्ट का जो जनरेशन है वो जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पाजी, PAAGEE। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पाजी, PAAGEE। पी से हमारा क्या आता है दोस्तों? फर्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पी से क्या आता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पी से क्या आता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दोस्तों मैंने बताया था एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस में एक तो हमारे रिसोर्सेज का यूज ज्यादा, दूसरी बात क्या है कि वेस्ट का जनरेशन ज्यादा। तो अब इसके कॉजेस क्या है? पी से क्या आता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का यूज बढ़ेगा, रिसोर्सेज का यूज बढ़ेगा बट वो जनरेट जो है कम हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो फर्स्ट इज पी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पी से क्या आता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या है कि रिसोर्सेज की डिमांड जो है बढ़ गई, बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड। लेकिन उसकी सप्लाई क्या लिमिटेड है? ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज। ठीक है, अब उसका क्योंकि उसका रिसोर्सेज का जो है ओवर यूज या मिस यूज हो रहा है, तो इससे क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। के पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है बट उसकी सप्लाई जो है कम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है? पाजी, PAAGEE। ए से क्या आता है? एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है? जब भी हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करते हैं तो उससे क्या है? वेस्ट का जनरेशन होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करते हैं तो इससे वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है, वेस्ट जनरेट होती है लेकिन वो हमारी एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा होती है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन करने से जो वेस्ट का जनरेशन होता है वो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा होती है, जिससे क्या एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है। तो सेकंड पॉइंट इज एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। ड्यू टू एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उसके बाहर, द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। के प्रोडक्शन और कंजम्पशन करने से वेस्ट का जनरेशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटीज के बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? पी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ए से क्या आता है? एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। एफ्लुएंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टैंडर्ड। अब एक और ए है PAA। ठीक है, पाजी, PAA। दूसरे ए से क्या आता है हमारा? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। किसके कारण? ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। अब हमारे यहाँ पे क्या है? जब भी कोई नई डेवलपमेंट वगैरह होती है, टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, तो उससे क्या है कि जो उनसे हमारे जो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन है वो क्या इंक्रीज हो जाता है। तो द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। डेवलपमेंट प्रोसेस के कारण हमारा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, एंड वाटर विच डिक्लाइन द एयर एंड वाटर क्वालिटी, जिससे हमारी एयर एंड वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस के कारण हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाता है और एयर एंड वाटर की क्वालिटी हमारी कम हो जाती है। विच हैज इंक्रीज रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिजीज, जिसके कारण सांस की प्रॉब्लम या फिर पानी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो क्या इंक्रीज हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिजीज। तो हम कर रहे हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पाजी। पी से क्या था हमारा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ए से हमारा क्या था? एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। दूसरे ए से क्या आता है हमारा? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। किसके कारण? ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब हमारा आता है जी। जी से हमारा क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन।
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मींस हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, और ओजोन डिप्लीशन मींस ओजोन की लेयर जो है वो क्या है, ओजोन की मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है कम होती जा रही है सीएफसी के कारण, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा क्या है कि इससे क्या है, देखो अब क्या है, ओजोन डिप्लीशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसके कारण गवर्नमेंट को कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट को क्या है, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन के कारण गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है न्यू टेक्नोलॉजी के लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एनवायरमेंटल क्राइसिस के हमारे एनवायरमेंट में ओजोन डिप्लीशन हो रही है, और दूसरी बात क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इसके कारण गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स, कौन सी कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट बढ़ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, पी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ए से क्या किया, एफ्लुएंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टैंडर्ड, थर्ड हमने क्या किया, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, किसके कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। जी से क्या था, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, क्या कर रहे हैं हम, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, पाजी, पी डबल ए जी डबल ई, पी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ए से एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, तीसरे ई से साथ साथ में बोलोगे तो जल्दी याद होगा, तीसरे ई से क्या था, ए से क्या था, ए से था हमारा एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, जी से क्या था, जी से क्या था, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। अब रह गया डबल ई, ई से हमारा क्या आता है, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन मींस यूज करना, तो एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन मींस ज्यादा यूज करना, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जितने वो जनरेट हो रहे हैं उससे ज्यादा उसका यूज करना। हमने पहले बताया था एनवायरमेंटल क्राइसिस में क्या था कि रिसोर्सेज का यूज उससे ज्यादा हो रहा है जितने वो रीजनरेट हो रहे हैं, तो यहां पे वही चीज बता दी, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन मतलब कि उसका यूज ज्यादा हो रहा है, किसका, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। तो अब जब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज ज्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज ड्यू टू दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किसके ऊपर करते हैं, ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज, हमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है जिससे नए रिसोर्सेज जो है डेवलप हो सके, क्योंकि उसका यूज क्या ज्यादा हो गया, दैट इज एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और लास्ट ई से हमारा क्या आता है, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मींस खत्म हो जाना। एक था हमारा रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो जाना, अब ज्यादा यूज होंगे तो बहुत सारे, अब क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का यूज ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे खत्म हो जाएंगे, तो दैट इज एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी रिसोर्सेज, एक्सटिंक्ट मींस खत्म हो जाना। दोनों ई से क्या है, एक में ज्यादा यूज होना और एक में खत्म हो जाना, ठीक है। ज्यादा यूज को कहते हैं एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन और दूसरे को कहते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो जाना, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। तो एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन हैज आल्सो रिजल्टेड एनवायरमेंटल क्राइसिस। मैंने भी बताया पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है तो बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, दैट इज अ रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पाजी, पी से क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज का यूज बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस। सेकंड क्या था, एफ्लुएंट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्टैंडर्ड। अब क्या है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन करने से वेस्ट जनरेट होती है जो क्या है हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस। थर्ड क्या था हमारा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट करते हैं जिससे क्या है कि नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी वगैरह से एयर एंड वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे एयर रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ रही है, ठीक है। फिर आता है जी से ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन हो रही है तो फिर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कमिटमेंट बढ़ जाती है। फिर आता है ई से एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, ज्यादा यूज किस चीज का, ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद क्या आता है, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, ऑफ मैनी रिसोर्सेज, क्यों, पॉपुलेशन ज्यादा, रिसोर्स का यूज ज्यादा तो होता है रिसोर्सेज खत्म, एक्सटिंक्ट ऑफ मैनी रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम करेंगे रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप।
रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कह रहे हैं हमारे एनवायरमेंट के डिग्रेड होने के, डिग्रेड मतलब कम होने के, मतलब वही क्राइसिस से ही रिलेटेड है ये। तो ये कह रहे हैं अब रिवर्सल हो गया है सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। ठीक है, पहले क्या था सुनो, इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन देयर सप्लाई। पहले क्या था कि पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन कम थी तो सप्लाई जो है ज्यादा हो रही थी और डिमांड रिसोर्सेज की कम हो रही थी। ठीक है, जब डिमांड कम हो रही थी तो हमारी जो है ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर थी। तो कैरिंग कैपेसिटी में हमारी दो चीजें थी, फर्स्ट क्या था, एक तो क्या है पॉल्यूशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर था। दूसरी बात क्या है, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज का जो यूज है वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन, उसके रीजनरेशन से उसका यूज जो है कम हो रहा था। ठीक है, एज अ रिजल्ट एनवायरमेंट प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में था, रिसोर्सेज का यूज भी कम हो रहा था उसकी रीजनरेशन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जो है सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। प्रेजेंटली डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, फिर जो दोनों चीजें थी वो उल्टी हो गई। उल्टी मतलब अपोजिट का क्या मतलब है, एनवायरमेंटल क्राइसिस था ना, उसके कारण ये एनवायरमेंटल क्राइसिस है कि एक तो हमारा रिसोर्सेज का यूज जो है ज्यादा हो गया उसके रीजनरेशन से, और दूसरा जो है वेस्ट का जनरेशन ज्यादा हो गया एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से। ठीक है, तो डिमांड इज बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब आपने वही दोनों पॉइंट लिखने हैं कि रिसोर्सेज का यूज ज्यादा हो गया, वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो गई। ठीक है, दैट इज अ रिवर्सल सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, कि पहले क्या था, डिमांड कम थी सप्लाई ज्यादा थी तो सब सही था। अब क्या, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो रिसोर्सेज का यूज ज्यादा होगा, दूसरी बात वेस्ट का जनरेशन ज्यादा होगा, उसी से हमारी क्या हो गया, एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो दस अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी के डिग्रेड होने का एक रीजन ये भी है, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, हमारे एनवायरमेंट के डिग्रेड होने का एक कारण ये भी है, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप ये देखते देखते साथ साथ में बोलेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएगी, जो आपको लर्न नहीं होती ना वो आपको लर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब हम करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, हमारे यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ते जाना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ते जाना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। पता ही होगा आप लोगों को, बट कॉजेज नहीं पता होंगे, तो कॉजेज हमारे जो है ग्लोबल वार्मिंग के क्या होते हैं दोस्तों, दैट इज बर्निंग डिम। ठीक है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज बर्निंग डिम। बर्निंग से क्या आता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब हमारे यहां पर जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके क्या कारण है, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है। फर्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, हम जो है कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है क्या है कि बर्न करते हैं, एक रीजन तो वो हो गया। डिम, डी से क्या आता है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ वगैरह काटते जा रहे हैं, जब पेड़ वगैरह काट रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये भी एक रीजन है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, बर्निंग डिम, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। डी से क्या आता है, डिफोरेस्टेशन, डी से क्या आता है, डिफोरेस्टेशन। आई से हमारा क्या आता है दोस्तों, इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन, कैटल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफोरेस्टेशन, क्योंकि कैटल प्रोडक्शन के कारण डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा तभी तो कैटल प्रोडक्शन होगी, तो कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफोरेस्टेशन, मीथेन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, बर्निंग डिम, बर्निंग इज बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। डी से डिफोरेस्टेशन, डी से डिफोरेस्टेशन। आई से इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन, आई से इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन। और लास्ट एम से हमारा क्या आता है, मिथेन गैस रिलीज। एनिमल वेस्ट में क्या है, मिथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जो हमारा एक रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ग्लोबल वार्मिंग के हमारे कॉजेस क्या है, बर्निंग डिम, बर्निंग से बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। साथ साथ में बोलोगे दोस्तों तभी याद होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग साथ साथ में बोलें, देखिए कितनी जल्दी लर्न हो जाएगा। हम कर रहे हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज बर्निंग डिम, बर्निंग से बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। डिम, डी से क्या हमारा क्या आता है, डी से डिफोरेस्टेशन। आई से हमारा क्या आता है, इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन, इंक्रीज
कैटल प्रोडक्शन। और एम से क्या आता है, मीथेन गैस रिलीज। मीथेन गैस रिलीज किस में होती है, एनिमल वेस्ट में। ठीक है, ये था हमारा कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम करेंगे इसके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पहले ग्लोबल वार्मिंग मींस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। इसके कॉजेज इज बर्निंग डिम, बर्निंग से बर्निंग ऑफ किसका, कोल एंड पेट्रोलियम। डी से क्या था, डिफॉरेस्टेशन। आई से क्या था, इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन। और एम से क्या था, मीथेन गैस रिलीज्ड इन किसमें, एनिमल वेस्ट। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसके इफेक्ट्स से सिड, SSID। ये कह रहे हैं अब हमारे यहां पे जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारे यहां पे जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो इफेक्ट्स क्या है, दैट इज सिड। ठीक है, SSID याद रखना, सिड। ठीक है, पहले था बर्निंग डिम, अब है सिड। ठीक है, बर्निंग डिम सिड। फर्स्ट एस से हमारा क्या आता है, स्ट्रोंगर स्टॉर्म। हमारे यहां पे जो स्टॉर्म्स वगैरह है, हरिकेन्स वगैरह है, वो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तूफान वगैरह क्या है हमारे यहां पर जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बी बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अदर स्टॉर्म्स जो है वो क्या स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट एस से क्या है, स्टॉर्म्स जो है स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, स्टॉर्म जो है स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। दूसरे एस से स्पीशीज एक्सटिंक्ट। ये कह रहे हैं जैसे पोलर बियर हो गया, वो क्या है हमारे यहां से कुछ स्पीशीज जो है वो बिल्कुल खत्म ही होती जा रही हैं। कुछ स्पीशीज हमारे यहां से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज लाइक पोलर बियर्स इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉर एवर। हमेशा के लिए हमारे यहां से जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एस से क्या था हमारा, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म। स्टॉर्म जो है स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। दूसरे एस से हमने क्या किया, स्पीशीज एक्सटिंक्ट। स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होती जा रही है। ठीक है, SSS आ गया। अब आई से हमारा क्या है दोस्तों, आइस मेल्टिंग। ठीक है, आई भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस जो है मेल्ट होगी। तो आइस जब मेल्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो स्पेशली एट द अर्थ पोल, इट हैज लेड टू स्टीप राइज इन। इससे क्या सी लेवल हमारा क्या बढ़ गया, इससे हमारा सी लेवल बढ़ गया। सॉरी, तो SSID। एस से हमारा क्या था, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म हो रहे हैं। सेकंड एस से क्या बताया कि स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, आई से मैंने क्या बताया दोस्तों, आइस जो है मेल्ट हो रही है, जिसके सी लेवल बढ़ता जा रहा है। लास्ट आता है हमारा डी एस। आप लोगों को पता ही होगा, डिजीज जो है इंक्रीज होती जा रही है, कि लाइक कैंसर वगैरह। ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया, कोलरा, डेंगू, चिकनगुनिया। मतलब बीमारियां हमारे यहाँ जो है बढ़ती जा रही है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, तो इसका क्या था, सिड। फर्स्ट एस से हमारा क्या था, फर्स्ट एस से था हमारा स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म जो है स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। सेकंड क्या बताया था, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। आई से हमारा क्या था, आइस जो है मेल्ट होती जा रही है। और डी से हमारा क्या था, डी से हमारा डिजीज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, डिजीज हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग किया कि एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ का। ठीक है, फिर हमने इसके कॉजेस किए। कॉजेस क्या थे, बर्निंग डिम। बर्निंग से बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, डी से डिफॉरेस्टेशन, आई से इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन, और एम से मीथेन गैस रिलीज्ड। फिर हमने किया इसका इफेक्ट से सिड। फर्स्ट एस से क्या था, स्ट्रॉर्म जो है वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। दूसरे एस से क्या था हमारा, दूसरे एस से स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रहे हैं, स्पीशीज लाइक पोलर बियर। ठीक है, स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है। फिर हमने क्या किया, आई से हमने क्या किया, आइस जो है मेल्ट होती जा रही है, जिसके यहाँ सी लेवल बढ़ता जा रहा है। फिर हमने क्या किया, डी से क्या है, डिजीज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, डिजीज हमारी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।